हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है रेल बजट का इतिहास एवं आम बजट में विलय। आज के इस चर्चा में मैं सबसे पहले रेल बजट का जो इतिहास है वो क्या रहा है, कब इसका आरंभ हुआ, क्यों इसे अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा था और कौन से ऐसे कारण रहे कि 2017 में इसको आम बजट में इसका विलय किया गया। आज पर इसमें बात करूंगी क्योंकि अब रेल बजट एक जो हमारी परंपरा थी उस परंपरा से हम आगे निकल चुके हैं और यह आम बजट के साथ ही रखा जाता है और उसी के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। भारत में सबसे पहले कि बजट की प्रारंभ कैसे हुआ, तो यह वह समय है जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक थे और उन्हीं के शासनकाल के दौरान प्रथम बार 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा जो प्रथम बजट है वह वायसराय की समिति में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात जो जेम्स विल्सन हैं उनको भारत में बजट निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये परिप्रेक्ष्य है कि जहाँ से भारत में बजट का प्रारंभ हुआ। ये जो प्रथम बजट जिसमें ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण किया गया था और उसी अनुसरण को करते हुए जो बजट है उसे प्रस्तुत किया गया था। ये जो प्रथम बजट था उसमें जेम्स विल्सन के द्वारा जो भारत की उस समय की वित्तीय स्थिति थी उसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया था और सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। और उसके पश्चात से यह प्रति वर्ष अगर हम कहें कि जो वायसराय की परिषद है उसमें बजट प्रस्तुत किया जाता था और इस प्रकार से जो वर्ष भर का आय व्यय का लेखा जोखा होता था उसे बजट के माध्यम से रखा जाता था। उस समय चूंकि भारत जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक उपनिवेश था, इसलिए बजट पर भारतीयों को जो बहस करने का अधिकार था वो नहीं था। तो ये स्थिति थी जो 1860 से आरंभ हुई थी। वहाँ तक जो रेल बजट है वह अलग से नहीं है, उसका प्रावधान नहीं था, केवल एक आम बजट होता था और आम बजट के तहत ही सारी चीज़ों को रखा जाता था। लेकिन 1924 में पहले बार रेल बजट एक अलग बजट के रूप में भारत में प्रस्तुत किया गया और वहाँ से ही आरंभ हुई रेल बजट की अलग से प्रस्तुत करने की परंपरा। इसका जो हमें रेल बजट को देखने से को समझने के साथ ये देखना होगा कि उस समय का जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसा है। वहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य है वह है वहाँ पर रेलवे जो है वो बहुत बड़े साधन के रूप में, यातायात के साधन के रूप में उभर कर आया था। और उस समय की यदि हम बात करें तो जो रेलवे की हिस्सेदारी का संचालन होता था वो बजट में एक बहुत बड़ा भाग होता था। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि सार्वजनिक यातायात जो था लगभग 3/4 के आसपास इन्हीं रेलवे के द्वारा होता था। जो सामान की ढुलाई थी, सामान की ढुलाई भी लगभग 90% वो रेलवे के द्वारा ही की जाती थी। और इसी के साथ साथ जो बजट का बड़ा हिस्सा होता था वह भी रेलवे के ऊपर खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार से जो रेलवे का उस समय का अगर हम देखें कि उसका जो क्षेत्र है, उसका जो कार्य है वह दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ पर जो रेलवे का है उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है, उसकी जो यातायात के ऊपर जो निर्भरता है लोगों की, निश्चित रूप से वो बहुत अधिक थी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए 1921 में एक कमेटी बनाई गई थी, एक वर्थ कमेटी के नाम से जो जानी जाती है। और उसमें जो एक वर्थ थे, सर विलियम एक वर्थ थे, वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे।
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये अपनी सिफारिश पेश की थी कि जो रेल बजट है उसको अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे का हिस्सेदारी है, रेलवे की जो भूमिका है वो इतनी विस्तृत है कि उसको अलग से उसमें रखा जाना चाहिए। तो कमेटी थी उसने अपनी ये संस्तुति दी थी। इसी के साथ साथ जो इस संस्तुतियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था और 1924 से यह एक अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। ये जो परंपरा है ये भारत की एक विशेषता रही है, क्योंकि इस तरीके का रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखने का प्रावधान और किसी देश में नहीं है। अगर हम बड़े बड़े देशों की भी बात करें जिनके बजट बड़े हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा उस समय पर इस परंपरा को आरंभ किया गया था और भारत में भी ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही थी। उसके बाद अगर हम कहें जो पिछली सरकार थी और वर्तमान में भी सरकार है जिस दल की, उनके द्वारा ये महसूस किया गया कि शासन में सुधार की आवश्यकता है। तो जो रेल बजट का भारत के जो आम बजट है उसमें जो विलय है, उस विलय को उन्हीं शासन की सुधारों की दिशा में एक कदम माना गया कि अगर रेल बजट का जो मर्जर है वो जनरल बजट के साथ कर दिया जाएगा तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये भी किसी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि सरकार या वर्तमान सरकार जो है उन्होंने इमीडिएट ये डिसीजन ले लिया था। ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से इस विलय को किया जाए कि रेलवे की जो अपनी ऑटोनॉमी है, उनके जो अपने अधिकार हैं वो भी मेंटेन रहे और वो आम बजट का में उसका विलय भी हो जाए। तो इस पर जो हम कहें प्रक्रिया है वो पहले से चल रही थी। और इसी के साथ साथ जो नीति आयोग के जो सदस्य थे उनके विवेक देवराय जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने भी जो अपनी सिफारिशें रखी थी उसने भी अपनी सिफारिशों में रखा था कि जो रेल बजट है उसका आम बजट के साथ मर्जर किया जाए। इसी के बाद एक और समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने भी 2016 में एक समिति थी, उसने भी अपनी सिफारिशों में यही कहा था कि जो इनका मर्जर है उसे किया जाए। इस समिति के जो सदस्य थे उसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे और उसमें सभी सदस्यों का यह मत था कि अब समय आ गया है कि रेल बजट को सामान्य बजट के साथ उसका मर्जर कर दिया जाए। अब ये है कि इस मर्जर करने का क्यों प्रश्न उठा। यह जो प्रश्न है, जिन परिप्रेक्ष्य में रेलवे बजट अलग बजट के रूप में आरंभ किया गया था, अब वही परिप्रेक्ष्य जो है बदल रहा था। बदल किन संदर्भों में रहा था कि जहां 1970 में जो रेलवे की राजस्व प्राप्ति थी वो लगभग 30% तक आ गई थी और वहीं पर 2015 और 16 तक आते आते ये लगभग 12% के आसपास है। तो ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तन के संदर्भों में ये महसूस किया जाने लगा कि जो रेलवे की भागीदारी है वो धीरे धीरे चूंकि अब कम हो रही है, इसलिए रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ जो सार्वजनिक परिवहन में हिस्सा है रेलवे का वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो रेलवे के ऊपर निर्भरता थी उसका स्थान अब दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं उन्होंने ले लिया है, तो वो निर्भरता कम हो गई है। इसी के साथ साथ जो माल ढुलाई का अगर हम कहें, जो हम गुड्स ट्रेन के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, और अधिकतर सामान इन्हीं से ही सप्लाई किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में जहां रेलवे ने अपने आप को उससे अलग कर लिया तो वहां पर उसका दायरा सीमित हो गया। वहीं पर जो दूसरी चीज़ है कि लंबे समय से
जो हम कहें रिजर्वेशन है और या हम कहें कि जो टिकट है उसके किराए में बढ़ोतरी ना होना भी एक कारण रहा है। यद्यपि नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है कि सरकार, चूँकि अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग रेलवे के ऊपर निर्भर है और विशेषकर जो सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग हैं वो अभी भी बहुत अधिक है, तो किराया ना बढ़ाना निश्चित रूप से यह जनता के हित में है और सरकार की जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको साकार रूप प्रदान करता है। परंतु उसका जो प्रभाव है वे रेलवे की राजस्व प्राप्ति पर पड़ता है, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी के साथ साथ जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी जो ढुलाई, जहां पर पहले वो रेलवे के ऊपर ही निर्भर होती थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे पाइपलाइनों का विस्तार हुआ है और दूरस्थ स्थानों पर भी पाइपलाइनें पहुंच रही हैं, तो उनका वो भी रेलवे का एक सब्स्टिट्यूट बनकर उभर कर सामने आई हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो रेलवे के ऊपर जो निर्भरता है वो भी यहाँ पर कम हुई है। इसी के साथ साथ जो एक और चीज राजनीतिक कारण और देखने को मिलता है, वो राजनीतिक कारण ये है कि जैसे जैसे भारत में गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ, विशेषकर केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि राज्यों में तो ये फिनोमेना अब बहुत पहले आरंभ हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय स्तर पर ये आरंभ हुआ तो वहाँ पर रेलवे विभाग जिस प्रकार से प्रमुखता के साथ उभर कर आया था, तो वहाँ पर जो कोalition गवर्नमेंट के जो पार्टीज के बड़े नेता होते थे उनमें ये एक होड़ होती थी कि किस प्रकार से रेलवे बजट को, रेलवे जो मंत्रालय है उसको लिया जाए, क्योंकि रेलवे मंत्रालय एक ऐसा बड़ा मंत्रालय के रूप में कार्य करता है जो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। और जब ये आम जनता से जुड़ा हुआ होता है तो निश्चित रूप से जिस मंत्री के द्वारा रेलवे मंत्रालय का प्रभार लिया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी एक हमें कहें इमेज बिल्डिंग के रूप में कार्य करता है, उस पार्टी को उस क्षेत्र देश में हम कहें आगे बढ़ाने का काम करता है, पॉपुलैरिटी का बढ़ाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो गठबंधन की सरकारें का दौर है, इसने भी रेलवे बजट को या रेलवे मंत्रालय की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा दिया था और धीरे धीरे जो कोalition गवर्नमेंट है उनमें ये रेलवे मंत्रालय को पाने की जो होड़ है उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, दोनों समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से अपनी सिफारिशों में कहा कि जो रेलवे बजट है अब समय आ गया है कि उसे आम बजट में उसके साथ विलय कर दिया जाए। अब ये जो विलय हुए उसका जो प्रभाव है उसको एक हमें समझ लेना है कि इस विलय का परिणाम क्या हुआ है, क्योंकि भारत में जो रेलवे है वो केवल एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ये दोनों को छूता है, जहाँ पर आर्थिक विकास की गति करता है वहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में भी यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम रेलवे के बजट के मर्जर की बात देखें तो सबसे पहला जो है वह है कि जो रेलवे के ऊपर रेलवे बजट तैयार करने में जो धन खर्च होता था अब उसकी बचत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेलवे बजट है जो तैयार किया जाता था तो उसके लिए जो अलग मशीनरी की आवश्यकता होती थी, जो अलग से उसका डाटा कलेक्शन और एनालिसिस होता था और फिर उस बजट तैयार किया जाता था, तो निश्चित रूप से उसके में जो समय लगता था, जो मशीनरी लगती थी, अब वह उस समय की भी बचत है और जो मशीनरी है उसके ऊपर जो खर्च होता था बजट तैयार करने में उसकी भी बचत होने लगी है। इसी के साथ साथ एक जो और है कि ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि बजटीय सहायता के रूप में रेलवे को जो सरकार से सहायता मिलती है वो भी मिलती रह रही है। तो इस आधार पर यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है कि सरकार के द्वारा जो सहायता उपलब्ध कराई जाती थी उसमें कोई कमी की गई है, तो वो भी कमी नहीं है। इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती थी कि रेलवे को
सरकार को प्रति वर्ष जो लाभांश के रूप में देना पड़ता था, डिविडेंड के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, अब रेलवे को उसकी बचत हो गई है। अर्थात इस प्रकार का लाभांश अब रेलवे को केंद्र सरकार को नहीं देना होता है। तो इस प्रकार से जो रेलवे का बड़ा हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार को जाता था, अब वो रेलवे विभाग के पास रहता है और इस तरीके से जो उनका अपना मैनेजमेंट है वो वहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ साथ जो और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जो रेलवे है उसके अगर हम बात करें कि भी जो स्वायत्तता है, तो ये भी सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया कि जो रेलवे की स्वायत्तता है वो बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब जो अंतर है वो पहली व्यवस्था में और अब में क्या है कि यहाँ पर जो रेल बजट है अब उसको आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, या दो आम बजट में उसका मर्जर कर दिया गया है, वो एक ही बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो अब रेलवे बजट अलग से कोई बजट नहीं है, और इसी तरीके से जो रेलवे की अपनी स्वायत्तता है वो उसकी बनी हुई है। हाँ, रेलवे के ऊपर जो निर्भरता है उसका वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, जैसे जैसे यातायात के दूसरे साधन आते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूसरी तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं वो हो रहा है, तो निश्चित रूप से रेलवे के ऊपर से निर्भरता लोगों की कम होकर दूसरे क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। क्योंकि रेलवे का जो आधुनिकीकरण है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो क्योंकि रेलवे का आधुनिकीकरण जिस सीमा पर होना चाहिए, जिस प्रोसेस में वो अभी चल रहा है, तो अभी वो जो प्रोसेस है वहाँ तक वो जब उसका हम कहें आधुनिकीकरण हो जाएगा। यद्यपि हमारे यहाँ पर अब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बहुत हाई स्पीड ट्रेन की भी हमारे यहाँ पर प्रोसेस में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे और यातायात के साधन बढ़ रहे हैं उसकी तुलना में रेलवे को भी और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये रेलवे जो है अभी भी भारत विश्व के उन देशों में है जहां पर रेलवे के द्वारा जो यातायात एक दिन में किया जाता है वो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, अभी भी बना हुआ है। तो अगर इन संदर्भों में हम देखें तो रेलवे जो हमारे यहाँ पर है वो अभी भी एक बड़े स्तर में, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है वो निश्चित रूप से जो आने वाला समय है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा, और रेलवे के साथ साथ जो सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को वो और बेहतर तरीके से मिलती रहेंगी। और निश्चित रूप से जो सरकार का ये कदम है ये जहां पर रेलवे के विकास में वृद्धि करेगा, वहीं लोगों को भी नई सुविधाएं प्रदान करने में, रेलों के आधुनिकीकरण के ऊपर, और इसी के साथ साथ रेलों को किस तरीके से आम जनता के लिए और सुलभ बनाया जा सकता है, कम दरों में उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर भी वह आगे कार्य करेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।